और बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र स्टेट की ओर से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से कि आज जो मुद्दा पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, एक्चुअली वो मुद्दा तो पूरे नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है। मुद्दा है सब क्लासिफिकेशन का, ABCD का, वर्गीकरण का। ये जो मुद्दा चल रहा है इसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हमारे लोगों के दिलो दिमाग में, कंफ्यूजन है। वो समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये ठहराया था पिछले स्टेट की मीटिंग में कि हम लोग इसके संदर्भ में, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब किया करते थे, कोई इश्यू है वो यदि लोगों के तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी स्पष्टता नहीं हो रही है, तो उसके बारे में चर्चा सत्र होते थे, सेमिनार होते थे, सिंपोजियम होते थे, लोगों को बताया जाता था और लोगों का इस माध्यम से उनका नॉलेज बढ़ाया जाता था, उनको एनलाइटन किया जाता था। और इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से हमने पिछले मीटिंग में ठहराया कि 36 जिले हैं तो 36 जिलों में 36 सेमिनार आयोजित किया जाएगा इस इशू के ऊपर। 288 विधानसभाएं हैं तो 288 विधानसभाओं में चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा कि ये वर्गीकरण है क्या। हमारे तमाम, चाहे वो चर्मकार भाई हो, चाहे हमारे मातंग भाई हो, चाहे हमारे SC में आने वाली तमाम 59 कास्ट हो, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ये बातें समझने के लिए हम आज औरंगाबाद से ये पहला चर्चा सत्र, औरंगाबाद से ये पहला सेमिनार आज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें आप सभी साथी हैं। आप सभी साथियों का मैं महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये अवकड का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है और बड़े पैमाने के ऊपर, जैसे मुकुंद दादा ने बताया, हर जगह पे मोर्चा आंदोलन चल रहे हैं और दो लोगों के बहुत ज्यादा मोर्चा आंदोलन चल रहे हैं। एक तो हमारा बुद्धिस्ट भाई है जो कहता है कि अवकड नहीं होना चाहिए, और दूसरा हमारा मातंग भाई है जो कहता है कि अवकड होना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह अवकड आया कहां से? अवकड या सब क्लासिफिकेशन ये 1 अगस्त 1924 को, 1 अगस्त 1924 को, आज का ही दिन है। देखो कितने होशियार है ये लोग। रिजल्ट भी कब लगाया? जब साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती होती है। 1 अगस्त 1924 को महामहिम यहाँ के सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस की बेंच ने ये रिजल्ट दिया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और राज्यों को ये सुविधा दी जाती कि अपने अपने हिसाब से वो करें। कंपलसरी नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि ये कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। और जैसे ये निर्णय आया उस समय पार्लियामेंट चल रहा था। आपको शायद मालूम होगा कि मई महीने तक लोकसभा का इलेक्शन चला, 2024 मई महीने तक 2024 में इलेक्शन चला। जून महीने में पार्लियामेंट गठित हुई और अगस्त महीने के पहली तारीख को यह रिजल्ट आया। और जब ये इलेक्शन चल रहा था तब 13 मार्च को परम आदरणीय बहन मायावती जी नागपुर में आई। लोकसभा की पहली मीटिंग नागपुर में हुई और ऐसी बारिश चल रही थी। इतने बारिश के अंदर नागपुर का वो इंदोरा मैदान खचाखच भरा हुआ, हजारों की तादाद में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से वहां लोग पहुंचे और हमें ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर पहली लोकसभा की सीट ये नागपुर से निकलेगी 13 तारीख। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि 14 तारीख को नागपुर में ही एक मीटिंग होती है। अच्छा, उसके पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहां पर मातंग समाज के लोग कितने, जरा हाथ खड़े करें।
काफी अच्छी तादाद में, बढ़िया। ओबीसी समाज है कोई? ओबीसी समाज के 1-2 भाई हैं और मुस्लिम समाज के हमारे 8-10 भाई हैं, और उनको छोड़ दिया जाए तो सारे बुद्धिस्ट। तो 14 तारीख को नागपुर में मीटिंग होती है, किसकी? 13 तारीख को परम आदरणीय बहन जी की मीटिंग बहुत सफल हुई, ऐसा माहौल बना। और कहां पर हुई? नागपुर में, जहां पर इनका हेडक्वार्टर है, जहां मनुवादियों का हेडक्वार्टर है, वहां पर मीटिंग होती है और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग। बहन जी भी बड़ी अच्छी तरीके से हम सबको समझाती है और नारा देती है कि पहला खासदार बहुजन समाज पार्टी का नागपुर से निकलेगा। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी पब्लिक वहां पर आई थी। 14 तारीख को जिन लोगों को आप नेता बनाते हो, 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में, 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में जिन लोगों को आप अपने कार्यक्रम के अंदर बुलाते हो, बड़े बड़े साहित्यिक, नेता, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे लोगों को आप बुलाते हो और उनको अपना नेता बनाते हो। ये सारे लोग 14 तारीख को नागपुर के अंदर ऐसी एक रूम में बैठकर चर्चा करते हैं, क्या? बाबासाहेबांचं संविधान वाचवायचं असेल तर दगडापेक्षा वीट मऊ. बाबासाहेबांचं संविधान वाचवायचं असेल तर दगडापेक्षा वीट मऊ. जिस कांग्रेस को हमने खत्म कर दिया, उस कांग्रेस को सारे बुद्धिजीवी लोग, जिनको हम नेता मानते, किसको नेता मानते? पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नेता नहीं मानता महाराष्ट्र के लोग। किसको मानता है? बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साहित्यिक, आईएएस, आईपीएस, ये लोग 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हमारे नेता बनकर हमें प्रबोधित करने के लिए आते हैं। और ये सारे लोग वहां पर बैठे थे। 13 तारीख के बाद 14 तारीख को मीटिंग होती है और वो कहते हैं बाबा साहब का संविधान बचाना है तर दगडापेक्षा वीट मऊ. तुम्हाला कळलं? आमच्या सगळ्या लोकांनी दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणता म्हणता सगळ्यांनी काँग्रेसला मत दिली. 50 से 99 हो गया, कांग्रेस की वोट संख्या 50 से 99 हो गया। पार्लियामेंट गठित हो गई, संसद का सत्र चल रहा है, अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती है और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, संविधान के अंदर 2 अधिकार है जिससे आप लोग अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हो। पहला अधिकार कौन सा अधिकार है? पहला अधिकार जिसके लिए महात्मा ज्योतिबाजी फुले ने बहुत संघर्ष किया। पहला अधिकार जिसके लिए छत्रपति शाहूजी महाराज 1918 में अंग्रेजों के सामने कहते कि हमें ये अधिकार दो। महात्मा ज्योतिबाजी फुले कहते हैं कि हमें यह अधिकार दो, यदि आपने यह अधिकार दे दिया तो हम इस देश का राजा बन सकते हैं। वो अधिकार जिसको 1919 में पहली बार फर्स्ट इंडिया एक्ट के अंदर ब्रिटिशों ने कहा कि नहीं, ये अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए। वो अधिकार जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1930, 1931, 1932 में गोलमेज परिषद में जाते और आपकी और हमारी हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो पहला अधिकार जिसको हम कहते हैं वोट का अधिकार, मताचा अधिकार, राजा बनवण्याचा अधिकार, तुम्हाला या देशामध्ये नागरिक बनवण्याचा अधिकार, वो अधिकार पहला संविधान ने दिया। दूसरा अधिकार रिजर्वेशन का, जिस रिजर्वेशन के माध्यम से आप पढ़ लिख कर थोड़ा सा आगे बढ़े, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छी अच्छी तनख्वाह कमा रहे हो, वो अधिकार जो रिजर्वेशन का है, बाबा साहब कहते हैं ये कोई भीख नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा हक है जो 2500 सालों से आप लोगों ने हमें नहीं दिया, वो हमें मिलना चाहिए। वो 2 अधिकार। अब ये लोग कहते थे कि भाई संविधान बचाना है तो दगडापेक्षा वीट मऊ। तुम्ही सगळ्यांनी विटेला वोट केलं, ते लोक पार्लियामेंट मध्ये गेले, पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट चलते चलते ये रिजल्ट आता है
कि आप लोगों को जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महज प्रयत्नों से दिया, एससी बनकर दिया है। जाति जाति को अधिकार नहीं है, शेड्यूल कास्ट को अधिकार है। जो 1500 जाति इस देश के अंदर ऐसी जातियां थी जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, जो सामाजिक रूप से अक्षम थे, जो शैक्षणिक रूप से अक्षम थे, जो आर्थिक रूप से अक्षम थे, उन लोगों का एक शेड्यूल बना के बाबा साहब ने शेड्यूल को रिजर्वेशन का अधिकार दिया। जाति को नहीं दिया साथियों, ग्रुप को नहीं दिया, गट को नहीं दिया, वर्ग को नहीं दिया, शेड्यूल कास्ट को बाबा साहब ने अधिकार दिया। बाबा साहब के उसी अधिकार को न मानने वाले लोगों ने 1 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे जी की जयंती के उपलक्ष्य में रिजल्ट दिया कि इनका जाति जातियों में विभाजन होना चाहिए। अब इस निर्णय के खिलाफ, इस निर्णय को यदि रोकना है तो पार्लियामेंट के अंदर प्रोविजन है, इसके खिलाफ आपने विधेयक लाना चाहिए, इसके खिलाफ आपने 9वीं सूची में इसको डालना चाहिए। तो इस अधिकार को, इस रिजल्ट को का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बहुत सादा सिंपल काम है। जिन लोगों को आपने वोट देकर पार्लियामेंट के अंदर बिठाया वो 131 एससी एसटी के लोग, और जिन कांग्रेस के लोगों को आपने वहां पर बिठाया वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही बहन जी ने 4 तारीख को प्रेस लिया और कहा कि इस रिजल्ट के खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, यह हमें मान्य नहीं है, और तमाम पार्लियामेंट के लोगों को कहा कि इसको आप विधेयक लाके 9वीं सूची में डालो, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों को आपने वोट दिया, जो आपके रहनुमा बनते हैं, जो आपके बड़े हित चिंतक बनते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को एडजन कर दिया, पार्लियामेंट को खारिज कर दिया, जिससे कि आप कोई विधेयक ना ला सके। अब आप लोगों ने समझना चाहिए कि आपका हितैषी कौन और आपका शत्रु। और फिर 21 अगस्त 2024 को पूरा भारत बंद परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हमने किया। हमने कहा कि ये जो सब क्लासिफिकेशन हो रहा है ये हमें कतई मान्य नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। अब साथियों, उस समय तो कोई आगे नहीं आया, उस समय कोई सब क्लासिफिकेशन के मोर्चे नहीं निकाले लोगों ने, केवल बहुजन समाज पार्टी लड़ते रही। परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे भारत को हमने बंद कर दिया। उस समय कोई आगे नहीं आया, ना तो हमारा मातंग भाई आगे आया, ना चर्मकार भाई आगे आया, ना बुद्धिस्ट भाई आगे आया, कोई नहीं आया, केवल बहुजन समाज पार्टी आ गई। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को आए दिन मोर्चे निकालने की गरज पड़ी। उस चीज को 2 साल हो गए कंप्लीट, 1 अगस्त 2026 को 2 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी इस साल मार्च महीने के बाद, अप्रैल महीने के बाद बड़े पैमाने के ऊपर 2 लोगों के मोर्चे निकल रहे हैं। एक तो हमारा मातंग भाई और दूसरा बुद्धिस्ट भाई। अब मोर्चे निकाल रहे हैं। लड़ना कहां पर चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर। बहुत इजी था, इतनी बड़ी ताकत लगाने की गरज नहीं थी। एससी एसटी के 131 थे और बाकी आप लोगों ने चुनकर दिए हुए लोग थे। यदि उनको सही में लगता था कि भाई ये होना चाहिए तो उन्होंने आवाज वहां उठानी चाहिए थी, 9वीं सूची में डाल देते, विधेयक ले आते, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, अब आप लोगों को यह समझना है कि ये चीजें क्यों हो रही। हमारे लोग बुद्धिजीवी हैं तो उन्होंने समझना चाहिए, समझता है तो उन्होंने जरूर समझना, पढ़े लिखे हो भाई। बात हुई 2024 में, मोर्चे 2026 में निकाल रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। पहला अधिकार कौन सा? राजा बनाने का, राजा बनाने का अधिकार। एसआईआर चल रहा है महाराष्ट्र में। मार्च महीने के बाद महाराष्ट्र में एसआईआर लागू हो गया। एसआईआर का काम महाराष्ट्र में चल रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, पूरे भारतवर्ष में मनुवादी व्यवस्था को उलटने की ताकत केवल 2 लोगों में है, 2 कम्युनिटी में। मनुवादी व्यवस्था को
जो मनोवादी व्यवस्था है, जो आपस में भाईचारा को नष्ट करके विषमता निर्माण करना चाहता है, उस व्यवस्था को खत्म करने की ताकत केवल दो कम्युनिटी में है। पहला, जो हमारे भाई बैठे हैं, जो मनोवादी व्यवस्था को बिल्कुल लाइक नहीं करते, ये हमारे भाई मुस्लिम भाई, जो कभी भी मनोवादी लोगों को सपोर्ट नहीं करते। और दूसरे जो आंबेडकरवादी यहां बैठे हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो मानवतावाद प्रस्तावित करना चाहते हैं, वो लोग। अब मनोवादियों को लगा कि ये दोनों लोग हमको नहीं मानते, अब ये दोनों लोग यदि रहते तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम पूरी तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते, आज नहीं तो कल हमें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। और यदि हम सत्ता से बाहर हो गए तो फिर यहां हम हिंदुत्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो ये एसआईआर लाओ। भाई मुझे बताओ, जब जब इलेक्शन होता है तो जिसका डेथ हुआ है तो उसके वोटों को खत्म किया जाता, जो 18 साल के हो गए उनको याद किया जाता, कोई बहू यदि हमारे गांव में आ गई तो उसका नाम याद होता है, कोई हमारे बीच में से चला गया तो उसका नाम डिलीट होता है। ये हमेशा चलता है कि नहीं? ये प्रोसेस आज की नहीं है, हमेशा चलती आ रही। लेकिन फिर एसआईआर करने का गरज क्या पड़ा? एसआईआर करने की गरज इसलिए पड़ी क्योंकि आप और हम लोग इस मनोवादी व्यवस्था को कतई नहीं मानते। हम इस देश के अंदर मानवतावाद निर्माण करना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान लागू करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया इन लोगों को, सबसे पहला टारगेट बनाया मुस्लिमों को, इनके वोटों को। वेस्ट बंगाल में 95 लाख, उड़ीसा में लाखों की संख्या में, बिहार में लाखों की संख्या में, उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में, यहां तक कि तमिलनाडु में भी लाखों की संख्या में एसआईआर के माध्यम से इन लोगों के वोटों को काटा गया। आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में जहां कभी बीजेपी चुन के नहीं आती थी, इन लोगों के वोट काटने के कारण, नमो शुद्राय के वोट काटने के कारण आज वहां पर बीजेपी सत्ता में। अब साथियों, महाराष्ट्र में एसआईआर चल रहा है, महाराष्ट्र के साथ 16 स्टेट में एसआईआर चल रहा है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। और एसआईआर के माध्यम से आपके वोट बचेंगे या ना बचेंगे ये डिसाइड करेगा एसआईआर। अब मुस्लिम समाज के लोगों ने तो अपना काम कर लिया, इन्होंने कैंप लगा लगा के अपने वोटों को सिक्योर किया। अब बारी है आंबेडकरवादियों की, अब बारी है शेड्यूल कास्ट के लोगों की। अब इनको मालूम था कि यहां सबसे ज्यादा लड़ने वाला समाज कौन सा है? बाबा साहब को मानने वाला। सबसे बड़ा लड़ने वाला समाज कौन सा है? बाबा साहब को मानने वाला। 11 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हम अवोकडो लागू करने वाले हैं। 11 अप्रैल को जब सारा आंबेडकरवादी समाज बाबा साहब की जयंती मना रहा था, तब 11 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि बदर कमेटी की रिपोर्ट आई है, हम 15 तारीख को निर्णय लेने वाले हैं, जिसको ऑब्जेक्शन लेना है वो ले लो। तमाम आंबेडकरवादी लोगों ने लाखों की संख्या में मेल भेजे, जबकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहब की जयंती ये सबसे ज्यादा मनाते हैं। फिर भी कौन सा डेट मुकर्रर किया? 11 तारीख। हमारे सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए। किस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन लिए? मुझे बताइए, जब बदर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं हुई है, बदर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है हमको मालूम ही नहीं, लेकिन सारा समाज रोड के ऊपर उतर गया और बोलता है अवोकडो लागू नहीं होना चाहिए। और कौन से लोगों के नेतृत्व में? एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, एक उसको सपोर्ट कर रहा है कि ये अच्छा है, होना चाहिए, दूसरे दोनों भाई बोलते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए। उनके नेतृत्व में हर जगह पे मोर्चे चल रहे हैं, तुम्हारे औरंगाबाद में, जालना में, कोल्हापुर में, सोलापुर में, हर जगह। उधर एक आदमी सेंट्रल मिनिस्टर में बैठा है, कहता है ये बहुत अच्छा है, अवोकडो होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और उनके कार्यकर्ता मुंबई में मोर्चा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको करना क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है। बोलते हमारी मांगे पूरी करो। अरे आज लड़ना किस बात के लिए है? आज लड़ना इसलिए है कि तुम्हारे वोट सुरक्षित रहे,
तुम्हारा एसआईआर हो, तुम्हारे वोट ही नहीं बचे, तुम्हारा वोट ही नहीं बचेगा तो रिजर्वेशन का झुंझुना क्या कर लोगे? आप लोगों ने वो रेवेन्यू मिनिस्टर, महाराष्ट्र का रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुळे का भाषण सुना कि नहीं सुना? सुना क्या? क्या बोलता है? वो कहता है यदि आपने एसआईआर के अंतर्गत अपने वोटों को सिक्योर नहीं किया तो कल आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी। उसका दूसरा अर्थ बताऊं, यदि आपके पास आपका वोट नहीं रहा तो आप इस देश के नागरिक भी नहीं रहेंगे। ये इतना बड़ा काम मनुवादी व्यवस्था महाराष्ट्र में चला रही है, महाराष्ट्र के साथ साथ 16 स्टेट में चला रही है, और हमारे सारे लोग हमारी मांगे पूरी करो, एक बोलता है अबोकाडो लागू करो, दूसरा बोलता है अबोकाडो लागू मत करो, और कोई एसआईआर के ऊपर सीरियस नहीं। महाराष्ट्र का एक भी तथाकथित नेता जो अपने आप को नेता मानता है, आंबेडकरी नेता मानता है, वो केवल मोर्चा आंदोलन कर रहा है। एसआईआर के अंदर कोई भी BLA 2 नहीं बना रहा है, समाज के अंदर नहीं जा रहा है, अपने वोटों को सिक्योर नहीं कर रहा है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मनुवादियों का झुंझुना है, आप लोगों के हाथ में दिया है कि भाई मोर्चे निकालते रहो, हम आपके वोटों को खत्म कर डालेंगे, और जब वोट खत्म हो जाओगे तब लड़ते रहना आपस में, फिर ना तो रिजर्वेशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और कौन सी चीज के लिए लड़ रहे हैं मातंग भाई और बुद्धिस्ट भाई? कहां नौकरियां हैं? कौन से डिपार्टमेंट में नौकरियां हैं भाई लड़ रहे हो आप? अरे पूरा देश तो इन्होंने बेच खाया है। इस देश के अंदर जहां जहां नौकरियां लगने वाली थी वो सारी नौकरियों के जो डिपार्टमेंट है इन्होंने बेच डाले। बैंक बेची, LIC बेची, BSNL बेची, तेल भेजा, सेल बेचा, बचा क्या है? जब नौकरियां ही नहीं लगने वाली है, लड़ काय के लिए रहे हो? मातंग बुद्धिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है, बुद्धिस्ट मातंग के खिलाफ लड़ रहा है, मिलना कुछ नहीं है, झुंझुना बजा रहे हो आपस में, अपनी शक्ति खराब कर रहे हो। एक उधर से लड़वा रहा है, एक इधर से लड़वा रहा है, और मोर्चे निकलने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं इन लोगों को, चिल्लाने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं इन लोगों को, और ये बेचारे लड़ रहे हैं आपस में। बहुत अच्छा कहा हमारे ताई ने, मिलना जाना कुछ नहीं है, ये तो झुंझुना दिखा रहे हैं, आपका एक वोट का अधिकार आपसे छीनने की साजिश है सर। और इसलिए आज हम लोगों ने यहां पर यह चर्चा सत्र आयोजित किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपके वोटों को सुरक्षित करने के लिए कोई लड़ रहा है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी लड़ रहा है। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में 1,353 बूथ है। बूथ समझते हैं? बूथ बूथ क्या होता है मालूम है? जहां वोट डालने के लिए जाते हो उसको बूथ कहते हैं। 1,353 बूथ है। आप लोग आपस में झगड़ रहे हो, उधर कांग्रेस ने अपने 40,000 से ज्यादा BLA 2 बना लिए। गरज है उनको? उनके वोट क्या खराब होने वाले हैं? उनके वोट जाने वाले हैं क्या? कटने वाले हैं? नहीं, लेकिन उन्हें अपने वोटों की सिक्योरिटी है। उन्होंने 1 लाख बूथों में से 40 लाख बूथों के ऊपर अपने BLA 2 बनाए। बीजेपी ने 90,000 बना दिए, शिवसेना वालों ने 30,000, कई 60,000, राष्ट्रवादी वालों ने भी 15-15, 20-20 हजार अपने BLA 2 बनाए। लेकिन ये जो लड़ रहे हैं इनको जरा पूछो कि आपके BLA 2 बने हैं क्या? इनका कोई आदमी जा रहा है समाज में आपकी वोटों की रक्षा के लिए? मुंबई, पुणे, ऐसे अलग अलग जगह के ऊपर हमारे वोटों को काटने का काम बड़े तैयारी से चल रहा है, हमारा कोई आदमी वहां पर नहीं पहुंच रहा है। आज मुझे बड़ा फक्र है हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मशक्कत और मेहनत करके इस औरंगाबाद में भी लगभग 1,000 BLA बने। हमारे जालना के साथी यहाँ हैं, वहां पर भी 1,000 के करीब हमारे BLA बने। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 20,000 से ज्यादा हम लोग जा रहे हैं। आपके और हमारे वोटों की रक्षा केवल बहुजन समाज पार्टी कर रहा है। इसलिए माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि यदि सत्ता प्राप्त करना है साथियों तो किसी अरे गहरे का काम नहीं है, केवल बहुजन समाज पार्टी ही आपको सत्ता प्राप्त करा के दे सकती है। और इसलिए जब ये अबकड़ की लड़ाई चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1,30,00,000 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं।
जिसमें 59 कास्ट आती है। आखिरी की कास्ट की केवल 14 लोग हैं, अभी मुकुंद दादा ने आपको बताया। बुद्धिस्ट 65%, लगभग 85 लाख महाराष्ट्र में। और मातंग समाज लगभग 19%, 65% बुद्धिस्ट है, मातंग समाज 19% है, चर्मकार 11% है, और बाकी सारी जो कास्ट है 56 कास्ट वो 5%। अब ये मनुवादी लोगों ने पहले तो आंबेडकर वादियों को ओबीसी के साथ मिलाकर ओबीसी को भड़काया, और आंबेडकर वादी और ओबीसी में इन्होंने भाईचारा को खत्म कर दिया। आज ओबीसी हमारा विरोधक बन गया, क्योंकि मनुवादी हर बार उनको कहता है तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा पूरा रिजर्वेशन बुद्धिस्टों ने खाया, तुम्हारा पूरा रिजर्वेशन बुद्धिस्टों ने खाया। ऐसे ही होता था कि नहीं? ओबीसी समाज भी यही बोलता था कि हमको नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि बुद्धिस्टों ने सब खा लिया। पहले ओबीसी को उन्होंने अपना जरिया बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में मैं भी बाबा साहब आंबेडकर उत्सव समिति का अध्यक्ष था। हमने एक डिबेट लिया, और वो डिबेट में हमने प्रश्न ये सब्जेक्ट रखा कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये ओपन सभी के लिए रखा। तो हमारी एक बहना, माड़ी समाज की हमारी बहना, उस डिबेट में अपनी बात को रखने के लिए आई, और उसने इतना बोला कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला, सारा का सारा रिजर्वेशन बुद्धिस्टों ने खा लिया। ये किसने फैलाया? ये इनके मीडिया ने फैलाया। ये नैरेटिव किसने फैलाया? ये मनुवादियों ने फैलाया। ये नैरेटिव किसने फैलाया? या कांग्रेस बीजेपी वालों ने फैलाया, क्योंकि बहुजन समाज से ओबीसी समाज और आंबेडकर समाज अलग हो जाए। सोची समझी साजिश के तहत किया, तो आज ओबीसी समाज टूट गया। उनको लगता है कि इन्होंने खा लिया, जबकि सत्यता यह है कि ओबीसी समाज को सबसे पहले 1994 में रिजर्वेशन मिला, और ओबीसी समाज के मंडल आयोग के लिए एक भी ओबीसी आगे नहीं आया। उनके मंडल आयोग की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और तमाम आंबेडकरवादियों ने लड़ी, यहां तक कि उन्होंने लाठियां भी खाई और उन्होंने वो जेल में भी गए। ये पहली लड़ाई है ओबीसी की लड़ाई के लिए आंबेडकरवादी जेल में गया। ओबीसी कभी नहीं लड़ा, ये ओबीसी को नहीं मालूम, आज भी नहीं लड़ते। ओबीसी का पहला रिजर्वेशन मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मान्यवर कांशीराम साहब ने डिमांड की, इसलिए वो मिल पाया साथियों, लेकिन ओबीसी को मालूम नहीं। अब ओबीसी के बाद मनुवादियों को लगा कि भाई ओबीसी को तो हमने तोड़ लिया है, अब बीएसपी से ओबीसी नहीं जुड़ रहा है। अब कौन जुड़ता है? ये 59 कास्ट एससी एससी करके ये लोग सबको जोड़ लेते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुखता की कास्ट कौन सी है बुद्धिस्ट के बाद? मातंग। तो मातंग को तोड़ दिया गया। अब इन्होंने लाया, अब ओबीसी का तो चला गया, अभी ओबीसी का रिजर्वेशन, ये सारी चीजें हो गई। अब वो एससी को एससी में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एससी में 59 कास्ट है, उनको मालूम है महाराणी मांग सोबत सोबत राहतो, यांचे घरी जोड जोड राहतात, एका मोहल्ल्यामध्ये महार मांगाचे घर जोड जोडत राहतात। अब इनको तोड़ा जाए क्योंकि ये जुड़ सकते हैं कभी भी साथ में। अब इन्होंने ये झुनझुना लाया। अब इसके बाद क्या करने वाले बताऊं? इसके बाद 12.5 जाति में करेंगे। अब बुद्धिस्टों में 12.5 जातियां है कि नहीं है? बावने, लाडवन, समोसे समोसे सोमवंशी काय काय है ना, बहुत है 12.5। अब ये शेड्यूल कास्ट के अंदर 59 को अलग करेंगे, और इसके बाद फिर आपके 12.5 में आएंगे, उसको भी अलग करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो जिम्मा उठाया है आप लोगों के अंदर विषमता को निर्माण करने का। आप लोगों का जिम्मा क्या है? आप लोगों का जिम्मा है कि मनुवादी व्यवस्था के जितने भी हथियार है, जितने भी अस्त्र है, उसको निष्फल करने का काम बहुजन समाज पार्टी और उनके कैडर्स का है साथियों, जो आप लोगों ने करना चाहिए। ये हमारा काम है। और इसलिए अब जब ये लड़ाई चल रही है, मैं बताना चाहता हूं, पहले तो रिजर्वेशन चला गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, अब तो रिजर्वेशन का कोई वैसे भी फायदा नहीं रहा, फिर भी ये लाया।
अब ये लाया तो मैं बताना चाहता हूं कि आज तक का रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स हमारे मातंग भाइयों ने देख लेना चाहिए, चर्मकार भाइयों ने देख लेना चाहिए। हमें 8 सीट मिलनी चाहिए 13 में से, हमको मिलती है 5। रिजर्वेशन किसका मारा गया? बुद्धिस्टों को 8 सीट मिलनी चाहिए, 100 में से 8 सीट, 13 में से 8 सीट मिलनी चाहिए ना, 65% है भाई। उनको मिलता है 5, 3 तो हमारी वैसी मारी गई। मातंगों को भी नहीं मिलता है, चर्मकारों को भी नहीं मिलता है। खा कौन रहा है? एलिजिबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, ये बोलकर आपका और हमारा सारा रिजर्वेशन मनुवादी ने खाया। अपने सारे कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने चेंज कर डाले हैं, आप पहचानोगे भी नहीं। हमारे कास्ट में देश पांडे भी मिलता है, जोशी भी मिलता है, आजकल तो इन्होंने नाम भी बदल डाले, और हम लड़ रहे हैं आपस में। साथियों, आज महाराष्ट्र के अंदर लाखों का बैकलॉग है, ये पहले भरो, फिर हम अभी अवकड़ों पे बात करेंगे। मेरा कहना है कि भाई ये महाराष्ट्र के अंदर जो लाखों का बैकलॉग खाली है, हमारे लोगों को तुमने नहीं भर्ती नहीं कराया, पहले इसमें सारे हमारे मातंग भाइयों को भर दो, चर्मकार भाइयों को भर दो, ढोर भाइयों को भर दो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आपको हमारे अंदर झगड़े लगाने हैं, आपको ये दिखाना है मातंग समाज को कि आपका रिजर्वेशन बुद्धिस्टों ने खाया। अरे भाई, स्टैटिस्टिक तो इनको दिखा दो पहले। यदि आपको 65% यदि हमें आप रिजर्वेशन देते हो, 65% हम है, 13% रिजर्वेशन, उसमें 65% यदि आपको हमें देना है, तो राजनीति में भी 65% बुद्धिस्ट होना चाहिए, आमदार खासदार भी बुद्धिस्ट के उतने होने चाहिए, नौकरियों में भी उतना होना चाहिए, एजुकेशन में भी उतना होना चाहिए। आप जरा स्टैटिस्टिक निकाल के देखो महाराष्ट्र का, यहाँ आमदार खासदार किसके बने हैं, यहाँ नौकरियां किसको कितनी मिली है, यहाँ एजुकेशन में कौन है। ये जब दिखेगा साथियों, तब मातंग भाइयों को मालूम पड़ेगा कि हमारा वोट, हमारा हिस्सा बुद्धिस्टों ने नहीं खाया, हमारा हिस्सा मनुवादी ने। और इसलिए इस बात को जन जन तक ले जाने की गरज है, समाज तक ले जाने की गरज है, मोर्चा निकालने की गरज नहीं है, लोगों को समझा के बताने की गरज है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, जब से मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि हम ऐसे हमारी मांगे पूरी करो के फेवर में नहीं रहते, हम लोगों को एनलाइटन करते हैं, हम लोगों को कैडराइज करते हैं, हम लोगों को समझा कर बताते हैं, हम लोगों के दिमाग को ठीक करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का आज ये पहला चर्चा सत्र है, और इसके बाद हर जिले में होगा, हर विधानसभा में होगा। मैं तमाम साथियों को जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने वोटों को सिक्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा BLA 1 और 2 बनाएं, अपने वोटों को सिक्योर करें, तभी हम इन मनुवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इतनी ही बात मैं आप लोगों से कहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का बहुत धन्यवाद अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद।